हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, वेलकम टू द पीवाईक्यू सीरीज। आज हम सेट 1 के 21 से लेकर 31 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको भी मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करते हैं। सोल्व फॉर एक्स, और ये एक इक्वेशन दी हुई है एक्स में, जिसमें हमें सारी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम एलसीएम ले लेंगे, तो यह आ जाएगा x + 1 एंड 5x + 1। ठीक है, तो हम न्यूमरेटर भी सोल्व कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 1 इंटू x + 1 से डिवाइड करेंगे तो 5x + 1 बचेगा, प्लस अब हम 5x + 1 से डिवाइड कर देंगे तो x + 1 बचेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1 में, तो यह आ जाएगा 3x + 3, और राइट हैंड साइड में 5/x + 4 बच जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे हो जाएगा 8x + 4 इंटू इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यह आ जाएगा x + 4, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई x + 1 इंटू 5x + 1। यहां तक सभी को क्लियर होगा? तो यहां पे हम प्रोडक्ट कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 8x² + 32x + 4x + 16, और राइट हैंड साइड में हम 5 कॉमन ही रखेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 5x² + x + 5x + 1। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई कर ली है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहने देंगे। 32x + 4x हो जाएगा 36x + 16 = 5 से अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 25x² और 5x + x 6x एंड इंटू 5 करेंगे तो 30x + 5 × 1 5 हो जाएगा। अब मैं जो ये टर्म्स हैं इनको लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं, तो 25x² इधर आके -25x² हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -17x² और 30x भी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा +6x, और 5 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 11। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको हम सोल्व करके x की सारी पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा -17x² -6x -11 = 0। तो यहां से हम माइनस कैंसिल कर दूंगा 0 में मल्टीप्लाई करके, तो ये बच जाएगा 17x² -6x -11 = 0। अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है सच दैट प्रोडक्ट करके आए 11 × 17 और माइनस या प्लस करके आए 6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 17 और 11 को यूज करके ही हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 17x² -17x + 11x -11। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -17 + 11 -6 ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम 17x कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा x, और यहां से बचेगा -1। सिमिलरली हम सेकेंड टर्म में से +11 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा x - 1। यहां तक सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब हम 17 + 11 लिख सकते हैं और इसको x - 1 लिख सकते हैं। अब यहां से हम दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा x = -11/17 और x - 1 = 0 से आ जाएगा x = 1। तो हमारे x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो आ गई है -11/17 और 1। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व करते हैं। 2 taps running together can fill a tank in 3 1/13 hours if one tap takes
3 hours more than the other to fill the tank, then how much time will each tap take to fill the tank? तो हमें फाइंड आउट करना है कि हर एक टैंक इंडिविजुअली कितना टाइम लेंगे फिल करने के लिए टैंक को। तो देखते हैं। तो सपोज जो फर्स्ट टैंक है वो x आवर्स लेता है और जो सेकंड टैप है वो x+3 आवर्स लेगा टैंक को इंडिविजुअली फिलअप करने में, क्योंकि गिवन है टेक्स 3 आवर्स मोर, और टुगेदर भी गिवन है कितना टाइम लेते हैं। तो टुगेदर दे फिल इन 1/13 आवर्स, और इसको हम 40/13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी। अब हम चेक करेंगे कि जो फर्स्ट स्टेप है वो x आवर्स में टैंक को कंप्लीटली फिल कर देता है, तो 1 आवर में या यूनिट आवर में कितना टैंक फिल अप होगा। तो कितना होगा 1/x प्लस, सिमिलरली जो सेकंड टैप है वो यूनिट आवर में कितना पोर्शन टैंक का फिल अप कर देगा, तो वो आएगा 1/x+3 इक्वल्स टू। अब ये देखते कि टुगेदर विद यूनिट आवर में कितना पोर्शन फिल अप कर देंगे, तो हम 14/13 का रेसिप्रोकल लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 13/40। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इसको सिर्फ सोल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये आ जाएगा x+3, और जब न्यूमरेटर सोल्व करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई होगी x+3 से, क्योंकि x से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा x+3 प्लस x+3 से डिवाइड करेंगे तो x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा x, और ये आ जाएगा 13/40। यहाँ पे आ जाएगा 2x+3 अपॉन x² प्लस 3x इक्वल्स टू 13/40। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मैं इधर कर लेता हूं। तो ये कितना आ जाएगा 40 इंटू 2x+3, तो ये आ जाएगा 80x प्लस 120 इक्वल में आ जाएगा 13 इंटू x² प्लस 3x, तो ये आ जाएगा 13x² प्लस 39x। यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 13x² मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं, तो 80x माइनस में हो जाएगा इधर आके, तो ये बच जाएगा -41x, और ये हो जाएगा -120 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से हमें 13 और 120 की हेल्प से ऐसे कोई नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो 41 दे माइनस करके। तो हम देख लेते हैं 13 इंटू 120 के फैक्टर्स। तो चलिए देखते हैं। तो 13 इंटू 60, 13 इंटू 30, 13 इंटू 15, और ये आ जाएगा 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 इंटू 1, और 13 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये हमारे 13 इंटू 120 के फैक्टर्स आ गए हैं। अब इनकी हेल्प से हमें कोई दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जो माइनस करके 41 आ जाए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 13 इंटू 5 65 आ जाएगा, और 3 इंटू 2 6 12 24, तो -24 करेंगे तो ये हमारा 41 आ जाएगा। तो हम यूज कर सकते हैं 65 और 24। तो चलिए आगे करते हैं। तो 13x² माइनस 65x प्लस 24x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम 13x कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा x माइनस 5, और यहाँ पे हम 24 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 5। अब यहाँ पे हम x माइनस 5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 और 13x प्लस 24। अब हम इंडिविजुअली दोनों ब्रैकेट्स को x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 13x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 5, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 24, उधर जाएगा तो -24/13।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वैल्यू पॉजिटिव आ गई है x की और ये वैल्यू नेगेटिव आ गई है, बट हमारा x क्या है आवर्स में, तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम इस वैल्यू को कैंसिल कर देंगे। तो हमारा जो x इक्वल टू 5 आया, इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है वो टैंक को 5 आवर्स में फिल अप कर देता है। तो फर्स्ट टैंक कितना लेगा, फर्स्ट टैंक 5 आवर्स में फिल कर देगा, और जो सेकेंड टैप है वो x प्लस 3 आवर्स लेगा, तो हम लिख सकते हैं 8 आवर्स में सेकेंड टैप फिल कर देगा टैंक को इंडिविजुअली। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 सोल्व करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 7n + 1 is to 4n + 27, then find the ratio of their 9th terms। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 9th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये आएगा a9 = a + n-1 होता है, तो -1d, तो ये आ जाएगा a + 8d। ठीक है, अब हम 2 APs के सम का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि जो फर्स्ट AP है उसका फर्स्ट टर्म है a1 और कॉमन डिफरेंस है d1, और जो सेकंड AP है उसका फर्स्ट टर्म है a2 और कॉमन डिफरेंस है d2। तो सम का रेशियो कैसे लिखेंगे, n टर्म्स का फाइंड आउट करना है, तो n/2 2a1 + n-1 d1। तो ये फर्स्ट AP का सम हो गया है n टर्म्स का, और इसके रेशियो में है n/2 2a2 + n-1 d2। तो ये हमने सम का रेशियो फाइंड लिख लिया है, और ये कितना गिवन है क्वेश्चन में, 7n + 1 / 4n + 27। ठीक है, तो यहां से हम कुछ सिंप्लीफाई करेंगे, तो n/2 से n/2 कैंसिल हो गया है, और अब हम 2 कॉमन लेके वो भी कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा a1 + n-1/2 d1 / a2 + n-1/2 d2, और राइट हैंड साइड में तो एज इट इज ही रहेगा। तो ये हमारा फाइनली इक्वेशन आ गया है। अब हमें इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि हम 9th टर्म का रेशियो फाइंड आउट कर सके। तो हमें पता है a1 + n-1/2 d1 कुछ इस तरीके का होना चाहिए, a + 8d। ठीक है, तो हमारा जो n-1/2 है वो 8 के इक्वल अगर हम रख दें तो ये हमारे 9th टर्म आ जाएगा, और सेकंड AP का भी 9th टर्म आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो n-1/2 को हम 8 रख देते हैं, तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 17। तो अगर हम 17 पुटअप करते हैं तो हमारा 9th टर्म का रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा a1 + n की जगह 17 रखेंगे, तो ये आएगा 8d1 / a2 + 8d2 इक्वल्स टू, अब जो 7n + 1 / 4n + 27 है, इसमें भी हम n = 17 पुटअप कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7 × 17 + 1 / 4 × 17 + 27। तो ये सोल्व करके आ जाएगा 120, और डिनोमिनेटर में सोल्व करके आ जाएगा 95। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। अब हम इसमें देख सकते हैं कि 5 से डिवाइड कर सकते हैं 22 4 टाइम्स, और ये आ जाएगा 19 टाइम्स डिवाइड करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ गया है a1 + 8d1 / a2 + 8d2, ये क्या है आप देख सकते हैं कि रेशियो ऑफ 9th टर्म्स ऑफ 2 APs। तो ये कितना आ गया है 24/19, और यही हमें फाइंड आउट करना था, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 सोल्व करते हैं। प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो हमें एक सर्कल पे 2 टेंजेंट्स बनानी है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो सपोज दिस इज अ सर्कल विद सेंटर O, और मैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर देता हूं, समथिंग लाइक दिस, और ये पॉइंट को मैं P मान लेता हूं। ये हो गया OP से ज्वाइन,
और ये जो टेंजेंट है सपोज ये ए पे और बी पे सर्कल को टच कर रही है, तो मैं AO को भी ज्वाइन कर देता हूं और OB को भी। तो आपको पता ही है कि जो टेंजेंट और रेडियस के बीच में है वो एंगल होता है 90 डिग्री, और सिमिलरली यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये OB और OA रेडियस हो गया है। अब हमें क्वेश्चन में PA और PB इक्वल प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो OAP और OBP ट्राइंगल्स हैं इनको हम कॉन्जुएंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, और उसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल्स कॉन्जुएंट है उनकी जो AP और PB है वो भी इक्वल होंगी। तो चलिए देखते हैं, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। सबसे पहले देखते हैं रेडियस, तो हम लिख सकते हैं कि OA इक्वल्स टू OB होगा। क्यों? रीजन में लिख सकते हैं रेडियस, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। अब सिमिलरली हम एंगल्स भी लिख सकते हैं 90 डिग्री का, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल PBO इक्वल्स टू एंगल PAO, और रीजन में क्या लिख सकते हैं, ईच 90। और अगर हम OP की बात करें तो हम लिख सकते हैं OP इक्वल्स टू OP। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, ठीक है। तो इन तीनों क्वांटिटीज के बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल OAP इज कॉन्जुएंट टू ट्राइंगल OBP, और रीजन में क्या लिख सकते हैं, बाय SAS। SAS मीन्स साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्जुएंट प्रूफ हो गए, तो इसका मतलब है कि जो AP है या PA भी लिख सकते हैं वो इक्वल होगा PB के। तो हमारी जो टेंजेंट्स है वो इक्वल प्रूफ हो गई है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 सोल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर XY एंड X', Y' आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C is intersecting XY at A and X', Y' at B. Prove that angle AOB equals to 90 डिग्री। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि ये एंगल AOB है और इसको हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं इनको नेम दे देता हूं 1, 2, 3 एंड 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 3 के सम को हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग कॉन्जुएंस के कंसेप्ट को यूज करेंगे, और उसके लिए सबसे पहले OAP और OAC ट्राइंगल में देख लेते हैं कि कैसे हम कॉन्जुएंस अप्लाई करेंगे। तो इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAC, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि A पॉइंट से हम टेंजेंट डाल रहे हैं सर्कल पे, जो P पॉइंट पे और C पॉइंट पे मीट कर रहा है ना सर्कल को। तो इसके बेस पे हम लिख सकते हैं AP इक्वल्स टू AC होगा, AP इक्वल्स टू AC, ठीक है। और OC और OP दोनों रेडियस है सर्कल की, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि OP इक्वल्स टू OC होगा। और आप ध्यान से देखें तो जो OA है दोनों ट्राइंगल्स की साइड है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, तो हम लिख सकते हैं OA इक्वल्स टू OA, ठीक है। तो इन तीनों स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लिख सकते हैं दैट ट्राइंगल OAP इज कॉन्जुएंट टू ट्राइंगल OAC। और कॉन्जुएंट होने के कारण हम बोल सकते हैं कि जो एंगल 1 और एंगल 2 है वो भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई। सिमिलरली जो ये ट्राइंगल है OBC और OQB, इन ट्राइंगल्स में भी हम कॉन्जुएंस अप्लाई करेंगे। कैसे? B पॉइंट से Q और C पे हमने टेंजेंट डाली, तो BQ और BC इक्वल होगा। और सिमिलरली OB दोनों ट्राइंगल्स में सेम होगा, कॉमन है दोनों में। और OQ इक्वल्स टू OC होगा क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो इन तीनों स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल OBQ will be congruent to triangle OCB, ठीक है। और इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो एंगल 3 और एंगल 4 होगा वो भी इक्वल होगा। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4,
ये आ गई हमारी दूसरी स्टेटमेंट। अब इन दोनों को यूज करते हुए हम एंगल 2 और एंगल 3 के सम को 90 डिग्री प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि POQ एक लीनियर लाइन है, तो इस पे 1 2 3 4 सभी चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 एंगल 2 प्लस सिमिलरली हमें एंगल 3 चाहिए, तो एंगल 4 को हम एंगल 3 के इक्वल लिख सकते हैं। यस, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180, तो 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ जाएगा 90 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो इसलिए अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो चलिए देखते हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड, फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन बोथ बैंक्स ऑफ अ रिवर इन अपोजिट डायरेक्शंस आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो हमारे पास एक एरोप्लेन है जो फ्लाई कर रहा है और रिवर के ऊपर फ्लाई कर रहा है, तो हमें उस रिवर की विड्थ फाइंड आउट करनी है। सपोज इस हाइट पे एरोप्लेन है जो कि गिवन है 300 मीटर, और सपोज ये रिवर है और मैं रिवर के जो बैंक्स हैं उनको ज्वाइन कर देता हूं हाइट से एरोप्लेन की। सपोज ये पॉइंट है C और ये है D, तो गिवन है कि जो ये एरोप्लेन है ये बैंक्स के साथ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल्स बना रहा है, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है और CD लाइन है ये पैरेलल है एक दूसरे के, और AC एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो यहाँ पे जो एंगल 45 है यहाँ पे भी 45 ही होगा और ये एंगल 60 होगा। ठीक है, तो हमें विड्थ ऑफ रिवर कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए हम CD कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए हम BC कैलकुलेट करेंगे और BD कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये 45 डिग्री एंगल है इसके करस्पॉन्डिंग AB एक परपेंडिकुलर होगा और BC एक बेस होगा, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस को यूज करते हुए एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है जिससे हम सोल्व कर सकें। तो बताओ जल्दी से कौन सा यूज कर सकते हैं। यस, tan थीटा, तो हम यूज कर लेंगे tan 45 इक्वल्स टू AB, और AB कितना है 300 अपॉन BC, ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है। तो tan 45 कितना होता है 1 और 300 अपॉन BC। अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा BC इक्वल्स टू 300 और मीटर होगा। सिमिलरली हम BD भी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग AB एक परपेंडिकुलर होगा और BD बेस होगा, तो इसमें भी हम यूज कर लेंगे tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स 300 अपॉन बेस मीन्स BD। तो tan 60 कितना होता है आप सबने पढ़ लिया होगा √3, और ये है 300 अपॉन BD। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 BD इक्वल्स टू 300, और √3 उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा BD इक्वल्स टू 300 अपॉन √3। और इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, BD को लिख सकते हैं 100 इंटू 3 अपॉन √3, जिससे √3 से हम 3 को इजीली कैंसिल कर सकते हैं √3 टाइम्स। तो ये आ गया BD इक्वल्स टू 100 इंटू √3, और √3 की वैल्यू यूज करने के लिए बोला गया है 1.732, ये आपको याद भी होनी चाहिए। तो यहां से आ जाएगा BD इक्वल्स टू 173.2 मीटर्स। इतना सबको क्लियर होगा। और ये आ गया BC,
तो अब हम BC और BD को ऐड करके CD कैलकुलेट कर सकते हैं जो विड्थ ऑफ रिवर होगी। तो CD क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। CD आ जाएगा, तो अब हमारे पास BC और BD आ गया है, तो अब हम CD कैलकुलेट कर लेंगे। तो CD आ जाएगा BC प्लस BD, यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली। तो CD इक्वल्स टू BC हमारा है 300 और BD हमारा है 173.2। तो CD आ जाएगा, ऐड करके सिंपल एडिशन है, 473.2 मीटर्स। तो यही हमारी विड्थ ऑफ रिवर आ गई है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 का कंसेप्ट इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो इसलिए अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो चलिए देखते हैं। 2 different dice are thrown together. Find the probability that the numbers obtained have even sum and even product. तो आपने डाइस के क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। तो जब भी हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं डाइस के, 36। ठीक है, तो हम यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स लिख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इवन सम होना चाहिए। इस तरीके से हम जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कंसिडर करेंगे। तो हमारा 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सिस्टमेटिकली करेंगे। तो 1 कोमा, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 1 में ऐड करे तो इवन सम आए। यस, हम 1 लिख सकते हैं। और अगर 1,2 अपीयर हो गया तो वो हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं होगा, क्योंकि 1 + 2 हो जाएगा 3, जो कि ओड हो जाएगा। बट हमें इवन सम चाहिए, तो इसके लिए हमें 1,3 डालना होगा और 1,5। ठीक है, तो इस तरीके से हम इवन सम कंसिडर कर लेंगे अगर फर्स्ट डाइस पे 1 अपीयर होता है तो। सिमिलरली यहाँ पे 2 भी अपीयर हो सकता है, तो 2 के साथ कौन सा नंबर अपीयर होना चाहिए जिससे इवन सम हो जाए, तो हमें 2 ही लिखना होगा। तो 2,2 अपीयर होना चाहिए। और 2 के साथ 3 नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर 2 + 3 5 हो जाएगा, ओड हो जाएगा। तो 2,4 और 2,6। सिमिलरली 3 के साथ अगर हम देखें तो 1 को लिखना होगा, 3,3 को करना होगा और 3,5। तो इसी तरीके से आप और भी लिख सकते हैं जो भी फेवरेबल होंगे। 4 के साथ भी आएंगे, 5 के साथ भी आएंगे, 6 के साथ भी आएंगे। तो मैं सारे नहीं लिख रहा हूं, बट आपको सारे लिखने हैं एग्जाम में। तो 1 के साथ जो आ रहे हैं वो 3 है, 2 के साथ भी 3 अपीयर हो रहे हैं और 3 के साथ भी 3 अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ भी अपीयर होंगे, 3 3 3। तो हमारे टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स है वो हो जाएंगे 18। तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन सम क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स 18 और टोटल आउटकम्स होते हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। ठीक है, ये आसान था। सिमिलरली हमें अब इवन प्रोडक्ट को भी सोल्व करना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसके लिए हम फेवरेबल आउटकम्स लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं, हमें इवन प्रोडक्ट लाना है। तो इसके लिए अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 से ही कर देंगे तो 1 × 1 1 हो जाएगा, तो वो ओड हो जाएगा। तो हमें इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 1 × 2 2 हो जाएगा। सिमिलरली 1,4 आएगा और 1,6 आएगा। तो इन तीनों का आप देख सकते हैं कि ये इवन प्रोडक्ट हो गए हैं। सिमिलरली अगर हम 2 के साथ बात करें तो 2 के साथ 2 एक इवन नंबर है, तो इसके साथ हम 1 की, 2 की, 3 की, किसी की भी मल्टीप्लाई करें अप टू 6 तो हमारा इवन नंबर ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। ये सभी नंबर्स इवन ही होंगे, इनके प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो 1 के साथ 3 नंबर्स अपीयर हुए और 2 के साथ टोटल 6 नंबर्स अपीयर हो गए। अब 3 के साथ, वो भी ओड वाला केस है, उसमें भी 3 नंबर्स अपीयर होंगे। और फिर 4 के साथ इवन वाला केस है तो 6 नंबर्स अपीयर होंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें 3 6 9 और फिर 3 फिर 6, तो 18 और फिर 3 फिर 6, 5 और 6 के साथ, तो ये हो जाएंगे 27। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे
27। एग्जाम में आप सारे लिखने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमें पता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स होता है, तो 27/36। तो यहां से अगर हम डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 3 9 जा 27 और ये 12 से कट जाएगा। अभी एक बार और 3 से कट हो सकता है, तो यह आ जाएगा 3/4। तो हमारी 3/4 प्रोबेबिलिटी आ गई है इवन प्रोडक्ट की। तो इस तरीके से आप दोनों पार्ट सोल्व कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 30 का कंसेप्ट इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो इसलिए अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे 31। तो चलिए देखते हैं। इन अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ 22/20 मीटर ड्रेन्स इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक हैविंग डायमीटर ऑफ बेस 2 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर। इफ द टैंक इज फुल फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक रूफ है, उसको मैं बना लेता हूँ। बेसिकली मैं एक क्यूबॉइड ही बना रहा हूँ, जिससे हमें रूफ को विजुअलाइज करने में थोड़ी इजी हो जाए। तो इस तरीके से ये रूफ है जिसकी डायमेंशन गिवन है, सपोज ये 22 मीटर है और ये 20 मीटर है। इसकी कुछ हाइट भी होगी। ये जो हाइट है ये वाटर की हाइट है। सपोज रूफ एनक्लोज्ड है और कोई भी निकलने का जगह नहीं है वाटर से, तो इसलिए पानी फिलअप हो जाएगा रूफ पे। तो जो हाइट होगी उसी को मैं x बोल रहा हूं। और ये जो सारा वाटर है इसको ड्रेन कर लिया जाता है एक सिलेंड्रिकल टैंक में। तो मैं एक सिलेंड्रिकल टैंक भी बना देता हूं। तो जो इसका डायमीटर है ये कितना गिवन है, 2 मीटर, और इस सिलेंड्रिकल टैंक की हाइट गिवन है 3.5 मीटर। ठीक है। तो जो ये सारा वाटर है इस रूफ पे, इसको सिलेंड्रिकल टैंक में ड्रेन कर रहे हैं। तो इसलिए जो रूफ के वाटर का वॉल्यूम होगा और जो टैंक के वाटर का वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा। ठीक है। और बोल दिया है टैंक इज फुल, तो हम इसके वॉल्यूम को इक्वेट कर लेंगे। तो रूफ का जो वाटर है उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22/20 इंटू x। और जो सिलेंड्रिकल टैंक है इसका वॉल्यूम क्या होगा, πr²h। तो पाई r कितना है इसका, 2 मीटर तो डायमीटर है, तो r मतलब रेडियस हो जाएगा 1, तो 1 स्क्वायर, एंड h हाइट है 3.5। तो ये मैंने दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर लिया है। अब इसको बस x को कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो 22 इंटू 20 इंटू एक्स इक्वल्स टू, पाई को लिख सकते हैं 22/7 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, मल्टीप्लाई होके कुछ नहीं होगा, तो 3.5। तो आप देख सकते हैं कि 22 को हम 22 से कैंसिल कर सकते हैं, और 7 से मैं 3.5 को भी कर लेता हूँ 0.5 टाइम्स। तो यहाँ पे जो x है ये आ गया 0.5/20, और ये सब डायमेंशन मीटर्स में है, बट हमें जो रेनफॉल है वो सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है। तो इसलिए मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ, और उससे कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई अपॉन 20 सेंटीमीटर। तो 20 से हम 100 को डिवाइड कर सकते हैं 5 टाइम्स, तो x आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करके 2.5 सेंटीमीटर। तो जो रेनफॉल है मीन्स जो हाइट है रूफ पे वाटर की, वो है हमारी 2.5 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, और इसी के साथ हमारा सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 2 और सेट 3 के वो सभी क्वेश्चन करेंगे जो सेट 1 में नहीं थे। तब तक आप लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।